नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 5 ऐसे सवाल देखेंगे जो पहली नज़र में शायद अलग-अलग लगे। हवा में प्रदूषण, वोटर लिस्ट, महंगाई और तो और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर। लेकिन ये सब ना कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। आज हम सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े कुछ एमसीक्यूज को लेंगे, पर सिर्फ सही जवाब जानने के लिए नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल उस चीज़ के बारे में है जिसे हम हर रोज़ महसूस करते हैं, खासकर दिल्ली की सर्दियों में। सवाल है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GARP के तहत चरण 4 के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है जिसमें फेफड़ों को पार कर खून में घुसने की क्षमता है? विकल्प है SO2, ओजोन, PM2.5 और NO2। और इसका जवाब काफी सीधा है, सी PM2.5। वैसे तो ये सारे ही खतरनाक हैं, लेकिन PM2.5 की बात ही कुछ और है। एक मिनट, सवाल में ये जो लिखा है कि रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, इसका मतलब क्या है? सच में मतलब ये फेफड़ों से निकलकर हमारे खून में चला जाता है? ये तो सुनने में ही बहुत डरावना है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात है। PM2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन से भी छोटे कण। ये इतने महीन होते हैं कि हमारे फेफड़ों का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, उसे आसानी से पार कर जाते हैं। अच्छा। और फिर ये सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकते, ये हमारे शरीर के हाईवे सिस्टम मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घुस जाते हैं। और एक बार वो वहां पहुंच गए तो फिर वो कहीं भी जा सकते हैं, दिल, दिमाग, हर अंग तक। बाप रे! तो ये सिर्फ खांसी जुकाम या अस्थमा तक की बात नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम पर हमला है। तो जब GRAP स्टेज 4 लगता है और स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, तो सरकार असल में हमें इस अदृश्य दुश्मन से बचा रही होती है। बिल्कुल। GRAP का सबसे सख्त स्टेज यानी स्टेज 4 तभी आता है जब AQI 450 के पार हो, और उस खतरनाक स्तर के पीछे सबसे बड़ा हाथ PM2.5 का ही होता है। तो ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। ये तो सोचने वाली बात है। चलिए, हवा के इस अदृश्य खतरे से अब लोकतंत्र की अदृश्य मशीनरी की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है। सवाल है वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बारे में। 3 कथन हैं, इनमें से कौन सा सही है? पहला, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO के पास खुद से नोटिस जारी करने की शक्ति है। दूसरा, नाम हटाने का अधिकार सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ERO के पास है। और तीसरा, चुनाव आयोग बिना नोटिस दिए किसी का नाम नहीं हटा सकता। तो ये एक तरह से पावर का सवाल है ना? आखिर किसके पास है ये अधिकार? हाँ, और ये सवाल लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, बुनियाद से जुड़ा है। इसका सही जवाब है B, मतलब दूसरा और तीसरा कथन सही है। अच्छा, तो पहला कथन गलत है, CEO के पास ये पावर नहीं है? नहीं, CEO एक बड़ा अधिकारी जरूर है, लेकिन कानून उसे सीधे किसी वोटर का नाम हटाने की ताकत नहीं देता। तो फिर ये पावर है किसके पास? ये पावर दी गई है ERO को, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये एक स्थानीय स्तर का अधिकारी होता है जो उस निर्वाचन क्षेत्र को समझता है। और तीसरा कथन कि बिना नोटिस दिए नाम नहीं हटेगा, वो तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। आप किसी को सुने बिना उसका अधिकार नहीं छीन सकते। तो यहाँ एक पैटर्न दिखता है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, मतलब बड़े ऑफिस से निकालकर लोकल लेवल पर लाया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि ERO जो है वो जमीनी हकीकत को बेहतर समझता है, उसे पता होता है कि कौन सच में वहां रहता है, कौन नहीं। सही है। और दूसरा, ये ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया को भी पक्का करता है। एक लोकल अधिकारी ज्यादा जवाबदेह होता है। पर एक सवाल और है, अगर पावर इतनी लोकल है तो क्या इसमें मतलब स्थानीय राजनीति के दखल का खतरा नहीं बढ़ जाता? हो सकता है कोई ERO दबाव में आ जाए। बहुत अच्छा सवाल है, और इसीलिए वो तीसरा कथन जो है ना, वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। ERO अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसे नोटिस भेजना होगा, सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका देना होगा, और अगर फिर भी कोई गड़बड़ होती है तो अपील के रास्ते भी खुले हैं। मतलब सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। समझ गई। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि हमारे वोट देने के अधिकार का पूरा सुरक्षा कवच है। चलिए, अब उन नियमों पर आते हैं जो सीधे हमारे बटुए पर असर डालते हैं। हम सब महंगाई शब्द सुनते हैं, पर इसके अंदर भी परतें हैं। अगला सवाल कोर मुद्रास्फीति पर है। 3 कथन है। पहला,
कोर मुद्रास्फीति की गणना हेडलाइन सीपीआई से भोजन और ईंधन को हटाकर की जाती है। दूसरा, जब हेडलाइन ज्यादा हो और कोर कम तो यह सप्लाई साइड की दिक्कतों का संकेत है। और तीसरा, नीति निर्माता उच्च कोर मुद्रास्फीति चाहते हैं क्योंकि ये मजबूत मांग दिखाती है। इसका सही जवाब है बी। मतलब पहले दो कथन सही हैं, पर तीसरा वो पूरी तरह से गलत है। अच्छा, हेडलाइन और कोर का ये जो चक्कर है, इसे थोड़ा और आसान बना सकते हैं? जरूर। इसे एक कार की तरह सोचिए। ठीक है। जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है वो आपकी कार के स्पीडोमीटर की रफ्तार है। ये कभी हवा के झोंके से जैसे टमाटर अचानक महंगे हो गए तो बढ़ जाएगी, या फिर ढलान पर जैसे पेट्रोल सस्ता हो गया तो घट जाएगी? ये बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन जो कोर मुद्रास्फीति है वो आपकी कार के इंजन का आरपीएम मीटर है। ये बताता है कि इंजन पर असल में कितना दबाव है, मतलब अर्थव्यवस्था में मांग का असली जोर कितना है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर मैं हाल के आंकड़ों को देखूं तो इसका मतलब हुआ कि हमारी गाड़ी की रफ्तार हेडलाइन तो तेज दिख रही है क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़े हैं, लेकिन इंजन कोर उतनी तेजी से नहीं घूम रहा। शायद अर्थव्यवस्था में उतनी मजबूत मांग नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से तीसरा कथन गलत साबित हो जाता है। कोई भी आरबीआई गवर्नर या नीति निर्माता ये नहीं चाहेगा कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, मतलब कोर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो। इसका मतलब होता कि महंगाई वो अर्थव्यवस्था की रग रग में बस गई है और उसे काबू करना बहुत मुश्किल होगा। तो कहानी ये है कि आम आदमी के लिए खाना पीना तो महंगा हो रहा है, लेकिन देश के कारखानों और बाजारों में शायद उतनी रौनक नहीं है। ये तो काफी मिली-जुली तस्वीर है। चलिए अब धरती की अर्थव्यवस्था से निकलकर थोड़ा अंतरिक्ष की सैर करते हैं। अगला सवाल है प्रोजेक्ट सनकैचर के बारे में। नाम सुनकर तो मुझे लगा था कि ये कोई सूरज से जुड़ा मिशन होगा, पर ये तो एआई और डेटा सेंटर्स के बारे में निकला। सवाल के कथन है, पहला, यह इसरो की पहल है। दूसरा, इसका मकसद LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सोलर पावर से चलने वाले डेटा सेंटर लगाना है। और तीसरा, यह हार्डवेयर को ठंडा करने के लिए अंतरिक्ष के वैक्यूम का इस्तेमाल करता है। ये सच में भविष्य की तकनीक है और इसका सही जवाब है बी, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही हैं। अच्छा, पहला कथन गलत है। ये इसरो का नहीं बल्कि गूगल का प्रोजेक्ट है। गूगल का? लेकिन क्यों? मेरा मतलब अंतरिक्ष में डेटा सेंटर क्यों? धरती पर क्या जगह कम पड़ गई? जगह से भी बड़ी समस्या है ऊर्जा और गर्मी की। आज के जो एआई मॉडल्स हैं उन्हें ट्रेन करने में बेहिसाब बिजली लगती है, और ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं ना, ये बहुत गर्मी पैदा करते हैं। हाँ, ये तो सुना है मैंने। इनको ठंडा रखने में ही इनकी लगभग आधी बिजली खर्च हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अंतरिक्ष में इसका क्या समाधान है? अंतरिक्ष हमें दो चीजें मुफ्त में देता है। एक, असीमित सोलर एनर्जी, और दूसरा, एक नेचुरल फ्रिज। अंतरिक्ष का जो वैक्यूम है और जो कड़ाके की ठंड है, वो इन सुपर कंप्यूटर्स को ठंडा रखने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, वो भी बिना किसी बिजली के। क्या कमाल है! मतलब गूगल धरती की ऊर्जा और कूलिंग की समस्या का समाधान अंतरिक्ष में खोज रहा है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम अंतरिक्ष में कुछ खोजने के लिए रॉकेट भेजते हैं, पर ये तो धरती की एक समस्या को सुलझाने के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अब बड़ी कंपनियां अपनी समस्याओं के लिए आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बल्कि आउट ऑफ द प्लैनेट सोच रही हैं। शानदार। चलिए इस भविष्य की सोच से वापस आज की एक और आर्थिक पहेली पर आते हैं। हमारा आखिरी सवाल थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर है। कथन है, पहला, खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण भारत ने नवंबर में ऋणात्मक WPI दर्ज की। दूसरा, CPI के उलट WPI में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। और तीसरा, ऋणात्मक WPI से आमतौर पर निर्माताओं को फायदा होता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए WPI और CPI का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसका सही जवाब है बी, यानी सिर्फ तीसरा कथन सही है। तो WPI और CPI का ये जो फर्क है, इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे ऐसे सोचिए, WPI जो है वो फैक्ट्री के गेट पर आलू के बोरे की कीमत है, और CPI? आपके पास वाली दुकान पर बिकने वाले 1 किलो आलू की। अच्छा। WPI हमें बताता है कि उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के लिए क्या हो रहा है, और CPI बताता है कि हम जैसे उपभोक्ताओं के लिए क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम कथनों को देखें तो पहला कथन कहता है कि WPI ऋणात्मक थी क्योंकि खाने की चीजें सस्ती हुई। और यहीं पर पेंच है। ये कथन गलत है। नवंबर में WPI नेगेटिव जरूर थी, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति तो 8% से भी ज्यादा थी। अरे! हाँ,
मतलब उत्पादक स्तर पर खाने पीने की चीजें महंगी हो रही थी। WPI के नेगेटिव होने की वजह थी ईंधन और फैक्ट्री में बने सामान की कीमतों में कमी। और दूसरा कथन जो सेवाओं की बात करता है, वो भी गलत है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ माल मतलब गुड्स की कीमतें ट्रैक करता है, सेवाओं की नहीं। डॉक्टर की फीस, स्कूल की ट्यूशन, ये सब सिर्फ CPI में आता है। तो फिर तीसरा कथन सही है कि नेगेटिव WPI से निर्माताओं को फायदा होता है। ये कैसे? क्योंकि WPI उत्पादकों के लिए कच्चे माल की लागत का एक अंदाजा देता है। अगर WPI नेगेटिव है तो इसका मतलब है स्टील, केमिकल, दूसरे कच्चे माल की कीमतें गिर रही हैं। इससे निर्माताओं की उत्पादन लागत कम होती है। तो यहाँ तो एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ WPI बता रही है कि फैक्ट्री मालिकों के लिए लागत घट रही है और दूसरी तरफ उच्च खाद्य मुद्रास्फीति बता रही है कि आम आदमी के लिए खाना महंगा हो रहा है। बिल्कुल। ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आर्थिक खाई को साफ साफ दिखाता है और इसीलिए अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर समझने के लिए दोनों सूचकांकों पर नजर रखना जरूरी है। तो आज इन 5 सवालों के जरिए हमने सिर्फ सही जवाब नहीं खोजे, बल्कि उन अदृश्य ताकतों को समझा जो हमारी दुनिया चला रही हैं। हवा में तैरते PM 2.5 से लेकर चुनाव प्रक्रिया के उन नियमों तक जो हमारे अधिकार की रक्षा करते हैं। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे अर्थव्यवस्था की अलग-अलग परतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। WPI और कोर मुद्रास्फीति, ये दोनों मिलकर आर्थिक स्वास्थ्य की एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे गूगल जैसी कंपनियां धरती की समस्याओं के समाधान अंतरिक्ष में खोज रही हैं। ये चर्चा दिखाती है कि हर चीज एक दूसरे पर असर डालती है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही कहा। और आज की बातचीत के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह प्रोजेक्ट सनकैचर धरती की ऊर्जा और कूलिंग की समस्याओं का समाधान अंतरिक्ष में खोज रहा है, क्या भविष्य में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या गरीबी, इनके समाधान भी हमें इसी तरह पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर सोचने से मिलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।